हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लियोनाइट कैरियर स्टडी। आज हम लोग लेक्चर 2 के अंतर्गत मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माण टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को हम 6 भागों में बांटकर देखेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान सभा का गठन और इसकी विशेषताएं, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फीचर्स ऑफ द स्कीम। जो तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन और दूसरा टॉपिक स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट को कवर करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके अंतर्गत विशेष तौर पर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे संविधान का प्रभाव में आना, इनैक्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छठा टॉपिक देखेंगे संविधान का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, संविधान सभा की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जिसके अंतर्गत हम लोग संविधान सभा की मांग को देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो संविधान सभा का गठन का विचार था वो वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। अगली कड़ी में 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसे 1940 में हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, 1942 में ब्रिटिशर कैबिनेट मंत्री स्टॉफर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। परंतु इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसने अपने संविधान निर्माण योजना से मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया था। तो फ्रेंड्स, ये एक बैकग्राउंड था जिसको हम लोगों ने क्रमबद्ध रूप से देखा। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स संविधान सभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कैबिनेट मिशन योजना था, इसके प्रस्ताव का जो आधार था 1946 में रखा गया था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आइए अब हम देखते हैं इस योजना की क्या क्या विशेषताएं थी। तो फ्रेंड्स, जो इसकी पहली विशेषता थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 389 में 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, एलोकेट किया गया था। दूसरा टॉप जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जानी थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था फ्रेंड्स कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। ये 3 समुदाय कौन थे, आइए देखते हैं। पहला समुदाय मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। और चौथा महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से किया जाना था, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, प्रिंसली स्टेट के कैसे रिप्रेजेंटेटिव का चयन किया गया। तो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा इसका चयन किया जाता था फ्रेंड्स। तो अंततः ये इस स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसके अलावा जो सदस्यों का चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से
प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिसका जो चुनाव एक सीमित मताधिकार पर किया जाता था, लिमिटेड वोटिंग के आधार पर किया जाता था। इस प्रकार फ्रेंड, जो संविधान सभा का चुनाव था वो भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी जगह मिली थी और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कवर होता है। जो अगला टॉपिक है वो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि हमेशा पूछा जाता है। सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी इसमें चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे, जिसमें डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी का नाम आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हमेशा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 2 चीजों का हमें ध्यान देना है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अब हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें हम संवैधानिक संरचना के जो ढांचे और दर्शन की हमें झलक मिलती है। इस प्रस्ताव को फ्रेंड्स 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया था और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो देश प्रस्ताव था इसी में कुछ परिवर्तित कर संविधान की जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना थी वो बनी थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण पक्षों को देखा। अब हम एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो फ्रेंड्स, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। जो अगला महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहेंगे, यानी कि भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु फ्रेंड्स कि इसमें सभी क्षेत्र और उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। जो अगला महत्वपूर्ण बात कही गई थी फ्रेंड्स वो ये है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग और तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसलिए जब हम लोग देखेंगे प्रियम्बल, जब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हम भारत के लोग, यानी कि जो सोर्स है वो भारत की जनता होगी। अगली बात जो कही गई थी फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। फ्रेंड्स, जब हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका को देखेंगे तो ये सब बातों को उसमें शामिल किया गया था। जो अगला महत्वपूर्ण बात कही गई थी फ्रेंड्स, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो अंतिम बात कही गई थी
कि भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया था और इसी का परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी थी, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो संविधान सभा ने खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे थे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य भी बन चुके थे। इस बीच माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद जो अन्य देशी रियासत के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 ने सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन किए थे। तो आइए देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया गया था वो था सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय, सोवरेन बॉडी के रूप में बनाया गया था, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान को बना सकती थी। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन फ्रेंड्स, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी और इसको 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। पहला कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा कार्य देश के लिए आम कानून लागू करना। तो तीसरा महत्वपूर्ण बात जो परिवर्तन किया गया था फ्रेंड्स, वो था मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात जो 1947 के जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए थे, इसे याद रखना है फ्रेंड्स। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था, यानी कि पुष्टिकरण पेश किया गया था। दूसरा था कि 22 जुलाई 1949 को हमारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पीटी में पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। तो फ्रेंड्स, 5 महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहला, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन यानी कि पुष्टिकरण पेश किया गया था। दूसरा, 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। और लास्ट पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फ्रेंड देखते हैं। संविधान को बनने में लगने वाली समय अवधि क्या थी फ्रेंड्स, ये भी बहुत पूछा जाता है पीटी में। तो इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन की समय अवधि लगी थी। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। अब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जान लें हम कि टोटल 11 बैठक हुई थी, 11 बैठकें हुई थी और संविधान के निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानने में बड़ा अच्छा लगेगा कि कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, 64 लाख। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखा जो पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हम लोग फ्रेंड कवर करेंगे कि संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी। तो आइए देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था।
इनमें 8 बड़ी समितियां थी जिसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग के रूप में इसको दिया जाता है। आगे हम क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट समिति थी फ्रेंड्स संघ शक्ति समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा था संघीय संविधान समिति, इसको भी जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था। तीसरा था प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और चौथा इंपॉर्टेंट समिति थी फ्रेंड्स प्रारूप समिति, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी। पांचवा इंपॉर्टेंट जो समिति थी फ्रेंड्स, वो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता में थी। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी थी फ्रेंड्स, इसको नहीं देखना है, बस इसमें 2 जो उप समिति थी जो पूछा जाता है। पहला है मौलिक अधिकार उप समिति, जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, और एक उप समिति और है अल्पसंख्यक उप समिति, जो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी के निर्देशन में थी। अगला जो महत्वपूर्ण समिति है वो है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 7वां जो इंपॉर्टेंट समिति है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जो थी, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। और अंत में हम संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी बड़ी समितियों में सबसे ही महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। आइए देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। तो फ्रेंड्स, अब ये पूछा जाता है कि इसके 7 सदस्य कौन थे, हम देखते हैं। तो इसके 7 सदस्यों में पहला नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा नाम एन. गोपालस्वामी अयंगर। तीसरा नाम अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। चौथा नाम डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठा नाम एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जो स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिए थे। 7वां नाम है टी.टी. कृष्णामाचारी। इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। तो ये 7 नाम है फ्रेंड्स जो कि पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक हम फ्रेंड्स देखेंगे कि संविधान का प्रभाव में आना। हम देखते हैं संविधान किस दिन से प्रभाव में आया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, यानी कि एक प्रस्तावना, प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, और जो ये प्रियम्बल था, उद्देशिका जो थी, वो पूरे संविधान लागू करने के बाद इसको जो है वो लागू किया गया था, इन्फोर्समेंट किया गया था। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं संविधान का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि जब 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जिसमें कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 393 स्वतः ही लागू हो गए थे, और शेष जो संविधान के प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, और इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि आखिर इस दिन ही संविधान को क्यों अपनाया गया, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को कुछ चीजों को अपनाया गया था। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर
1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। जो लाहौर में पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था इसी दिन दिया गया था, और इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम जो 1935 था वो समाप्त कर दिया गया था, और जो एबोलिशन ऑफ प्रिवेंसी काउंसिल था, जुडिशरी एक्ट, वो हालांकि 1949 तक लागू ही रहा। लास्ट जो टॉपिक है फ्रेंड, वो हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचनाएं। तो हम देखते हैं कि किस किस आधार पर संविधान की आलोचना की गई थी। तो पहला जो इसमें फ्रेंड हमें देखने को मिलता है, पहला तर्क था कि यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। आलोचकों ने यह दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। लोगों का ये कहना था कि इसमें जो लोगों का प्रतिनिधियों का चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना था स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ सोवर्टेनिटी। आलोचकों का ये कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, एक सोवरन बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। उनका ये तर्क था कि ये जो बॉडी जो बनी थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर बनी थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण तर्क रखा जाता है वो है समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार जो संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय दिया, जबकि यहीं अगर हम देखेंगे तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा किया था। तो ये भी एक तर्क रखा जाता है कि काफी समय का कंजप्शन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण जो इसमें हम देखेंगे, आलोचकों का यह आरोप रहता है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे, तो आलोचकों का यह भी कहना है कि ये जो एक बॉडी थी वो कांग्रेस का इसमें डोमिनेंस था। अगला जो आलोचकों का कहना है कि वकील और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। इसमें हम जो एडवोकेट्स हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े लोग हैं उन्हीं का प्रभुत्व देखेंगे, डोमिनेंस देखेंगे। अन्य लोगों का जो है इसमें बोलबाला जो है वो नहीं दिखता है। और अंत कड़ी में हम देखेंगे कि हिंदुत्व का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार जो संविधान सभा थी उसमें हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विंसकाउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय यानी कि हिंदुओं के बॉडी कहा था। तो फ्रेंड्स, ये सब टॉपिकों को हम लोगों ने आज कवर किया। दो और महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि पहला सत्र संविधान सभा का कब प्रारंभ हुआ था। तो ये दिसंबर 1946 में, और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट में डिस्कशन किया जो 11वां सत्र था वो नवंबर 1949 में जो था वो अंतिम सत्र हुआ था। तो टोटल इस तरह से 11 सत्र जो हैं वो संविधान सभा के हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। हम लोगों ने आज देखा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की मांग, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था संविधान सभा का गठन और इसकी विशेषताएं। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन और इसके संविधान सभा के अन्य कार्यों को देखा। उसके बाद विभिन्न समितियां, जिसमें प्रारूप समिति, और फिर संविधान सभा का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, और अंत में हम लोगों ने संविधान सभा की आलोचनाएं की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको हम कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।